everyone, I hope you all are doing well and having a good time so far. वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पे। आज के इस वीडियो में हाल ही में न्यूज़ में बने रहे बनी ग्रासलैंड्स के रिस्टोरेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं व्हाट आर बनी ग्रासलैंड्स एंड ये क्यों हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले अगर हम यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए देखें तो जीएस पेपर 3 के हिसाब में यहाँ पर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन जो हमारा टॉपिक रहता है उससे रिलेवेंस रखते हुए ये जो टॉपिक है रिस्टोरेशन ऑफ बनी ग्रासलैंड से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं व्हाट हैज़ बीन इन द न्यूज़। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे कंटेंट्स में हम न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हाइलाइट्स रहे हैं स्टडी के जो यहाँ पर कंडक्ट करवाई गई है उससे रिलेवेंट हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही में हम बनी ग्रासलैंड्स के बारे में समझेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम। देन अबाउट फ्लोरा फौना इकोसिस्टम ऑफ बनी ग्रासलैंड और आखिर में हम यहाँ पर सेशन को कंक्लूड करेंगे बाय गोइंग थ्रू आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये आखिर न्यूज़ में रहा क्यों है तो बनी ग्रासलैंड्स जो है which are according to Times of India considered as Asia's largest grassland। कहा जाता है कि ये एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट grasslands में से है। हाल ही में न्यूज़ में बने रहे क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं भुज के और रिलेवेंट पार्ट्स के उन्होंने बनी का जो एरिया है बनी ग्रासलैंड वाला जो एरिया है उसे स्टडी किया है और उस एरिया में जितने भी इम्पॉर्टेंट वो रीजन्स हो गए जिनको हम फिर से रीस्टोर कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उपजाऊ इन सेंस की रीस्टोर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं एज अ ग्रासलैंड, उन एरियाज को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वाइटल पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस न्यूज़। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। ग्रासलैंड्स ऐसे इकोसिस्टम या बोल सकते हैं कि ऐसा एरिया जहां पर ग्रासेस का डोमिनेंस सबसे ज्यादा हो। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो ग्रासलैंड एक तरह से बहुत बड़ा बायोम कंसिडर किया जाता है। बायोम क्या होता है? एक लार्जर एरिया ऑफ यूनिफॉर्म प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी। एक बड़ा एरिया जहां पर यूनिफॉर्मली अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल स्पीशीज साथ में निवास करते हैं। और बायोम को हम एज द फिजिकल मतलब किसी भी एरिया की जो फिजियोग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उनके बेसिस पर भी हम अलग अलग बायोम्स यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। ग्रासलैंड भी एक बायोम है जिसमें ग्रासेस का डोमिनेंस ज्यादा होता है। अगर हम वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो दो तरह के बायोम्स ग्रासलैंड बायोम्स हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ट्रॉपिकल और टेम्परेट बायोम्स। ट्रॉपिकल बायोम्स वो होते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेट बायोम्स वो होते हैं जहां पर टेम्परेचर कम रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके प्रेरीज हो गए, चाहे वो पंपास हो गए, सवाना, वेल्स, स्टिपीज और आपके डाउन्स, ये सारे मेजर ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड के जो आपको दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक्स में है या ट्रॉपिकल रीजन जिसे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं उनमें आने वाले जितने भी ग्रासलैंड्स हैं जिनमें भारत के ग्रासलैंड्स आते हैं, यहाँ पर आपका सवाना ग्रासलैंड्स आते हैं, आपके लानोस ग्रासलैंड्स आते हैं, आपके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स विच आर इनसाइड द ट्रॉपिक या ट्रॉपिकल जोन के आसपास ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहलाते हैं। वहीं पे जो ठंडे एरियाज में आपको मिलते हैं दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जैसे कि आपका स्टेपीज हो गया, आपका प्रेरीज हो गया, पुस्ताज, वेल्स, पंपास, डाउन्स, दीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर लंबी घासें, पतली घासें होती हैं और कहीं ना कहीं येलो पेल इन कलर होती हैं, दे आर नॉट ग्रीन इन कलर। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मतलब मॉइस्चर का आसमान से गिरना मॉडरेट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरह के रीजन्स जो आप देखते हैं सवाना बायोम्स, ये सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, ये ठंडे क्षेत्रों में होते हैं
यहाँ पर आपको छोटी छोटी ग्रासेस मिलती हैं जो कि स्नो से कवर्ड रहती हैं एंड दे आर वेरी नेचुरली ब्यूटिफुल लश ग्रीन इन कलर, क्योंकि यहाँ लीचिंग कम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ठंडे क्षेत्र में आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलती है, जैसे कि प्रेरीज है और प्रेरीज डॉग जैसे कि यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। तो ये तो बात हो गई ग्रासलैंड्स के कैटेगराइजेशन और ग्रासलैंड्स के बारे में। अगर हम आते हैं अब हमारे हेडलाइंस पे, तो हेडलाइंस में हाल ही में भारत के अंदर पाई जाने वाली गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में बन्नी ग्रासलैंड्स, उनके बारे में रिसर्च करी है। कच्छ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यहाँ पर स्टडी किया है कि किस तरह से हम बन्नी ग्रासलैंड की अलग अलग लोकेशंस को यहाँ पर उनकी इकोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से रीस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो बंजर होते जा रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड रीस्टोरेशन। अगर हम बात करें कि जरूरी ही क्यों है, तो यहाँ पर पाया गया कि जो बनी ग्रासलैंड पहले करीबन 3800 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए थे, दे आर जस्ट लेफ्ट टू 2800 या 2600 स्क्वायर किलोमीटर्स। और यहाँ पर इसी को संरक्षण करने के लिए या फिर कंजर्व करने के लिए हमने उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से 5 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया है, जिसमें हाईली सूटेबल रीजन जिसे हम रिस्टोर कर सकते हैं वो 36% है टोटल ग्रासलैंड का, सूटेबल रीजन 28% है, रीजनेबली या मॉडरेटली सूटेबल 27% है, मार्जिनली सूटेबल 7% है और बिल्कुल भी जो सूटेबल नहीं है रिस्टोरेशन के लिए वो सिर्फ 2% है। और यहाँ पर स्टडी में जो कंक्लूजन मिला वो ये कि हाईली सूटेबल और सूटेबल जोन्स को अगर हम बिल्कुल वाटर एफिशिएंट सोर्सेज से यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ सकती है और हम इस एरिया को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। सो ये कुछ हाइलाइट्स रहे हैं स्टडी के जो रिसर्चर्स ने कंडक्ट करी है। अब जानते हैं बनी ग्रासलैंड्स के बारे में। बनी ग्रासलैंड्स अगर आप देखें तो ये गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में, कच्छ मेनलैंड के ऊपर कुछ एक, जैसा कि मैंने बताया 3500 से 3800 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया है। इट इज अराउंड 3847 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एक सॉल्ट टॉलरेंट इकोसिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि कच्छ वाला जो एरिया है ये पहले एक आइलैंड हुआ करता था, राइट। धीरे धीरे यहाँ इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज ने यहाँ पर आके सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए और हमारे ये भारत का हिस्सा बना। यहाँ पर जो इकोसिस्टम है दैट इज सॉल्ट टॉलरेंट इकोसिस्टम और ये गुजरात के कच्छ जिले में लोकेटेड है। नाउ इट्स रिगार्डेड टू बी द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन एशिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी यहाँ पर रेफर किया गया है कि ग्रासलैंड जो है हमारे बनी ग्रासलैंड एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट माने जाते हैं। आगे अगर हम बात करें ग्रासलैंड्स के बारे में तो यहाँ का क्लाइमेट जो रहता है एक्सट्रीमली हॉट इन समर और माइल्ड विंटर्स रहती है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन एरिड मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क दैट इज सेमी एरिड रीजन में कंसिडर किया जाता है, जो कि बन्नी वाला क्षेत्र है। आगे अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है दैट इज अबाउट द एथनिसिटी या एथनिक कम्युनिटीज विच लिव हियर। तो माना जाता है कि यहाँ पे 20 से 22 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो कि सब पास्चुरलिस्ट हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मालधारीज, आपको ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, मालधारीज, राइट, पेस्टोरल कम्युनिटीज, जो कि अपना गुजारा जो है वो ग्रेजिंग से, जो अपनी पशुओं के पालन से, कैटल, बफेलो, शिप, इनकी यहाँ पर ग्रेजिंग से यहाँ पर करती है। सो दे आर बेसिकली पैस्टोरलिस्ट। दिस इज हाउ दे लुक लाइक। ये इनका जो रहन सहन और पहनावा है वो कुछ इस तरह का है। आगे अगर हम बात करें आपके बनी ग्रासलैंड्स के बारे में तो बनी ग्रासलैंड्स हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और छारी धान कंजर्वेशन रिजर्व्स भी यहाँ पर लोकेटेड है। कमिंग टू इम्पॉर्टेंट फ्लोरा मतलब प्लांट और एनिमल लाइफ दैट इज फोना। इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स में आपको जूलीफ्लोरा, क्रेसा क्रिटिका, सिप्रस एंड स्पोरोबोलस as well as Aristida, they make up majority of vegetation.
एनिमल लाइफ में अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे जैकल्स, बोर्स, ब्लैक बग्स, नीलगाइस, चिंकारास, वाइल्ड कैट्स, these all are found in this region. Coming to the next point, that is about the इकोलॉजिकल बेनिफिट्स कि किस तरह से ग्रासलैंड्स हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो स्पीशीज यहाँ पाई जाती है, दैट इज फ्लोरा एंड फौना, दे आर वेरी रेयर एंड आइकनिक इन नेचर, एंड कहीं ना कहीं वी नो कि वी ह्यूमंस आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम एंड वी आर आल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय दीज इकोसिस्टम्स, राइट। तो यहाँ पर इंटेंजिबल बेनिफिट्स जैसे कि आपका पॉलिनेशन सर्विस, कार्बन स्टोरेज, क्लाइमेट मिटिगेशन, सभी में हमें ये काफी हेल्प करते हैं। सो देयर इज अ वाइटल नीड टू इम्प्रूव दैम। थ्रेट्स की अगर हम बात करें कि इन्हें ग्रासलैंड्स को डेंजर किससे है, तो अगर हम इकोसिस्टम के किसी भी बायोम या फिर बोल सकते हैं इकोसिस्टम में जो भी हमारे नेचुरली प्रोवाइडेड जो भी बायोम्स हैं, अगर हम इन्हें देखें तो वो दोनों ही तरीकों से, मतलब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स और कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर्स, दोनों ही फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनके बोल सकते हैं थ्रेटनिंग में। तो थ्रेट्स में यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, एक्सेसिव ग्रेजिंग होना, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का होना, अर्बनाइजेशन का बूम होना और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स 49% जो ग्रासलैंड एरियाज हैं वर्ल्ड लेवल पे वो अभी थ्रेटन वाले जोन में है। दैट मीन्स दे आर स्लोली गेटिंग डिस्ट्रक्टेड एंड आर डिग्रेडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज वाई दिस स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कमिंग टू द PYQ, तो 2021 में यहाँ पर सवाना ग्रासलैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारी अपनी पाठशाला की वेबसाइट पर ब्लॉग सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप you have liked this session. Enjoy the session. Thank you so much for joining in. Have a great